हुए। वे सन 1985, 1993 तथा 1998 में कांग्रेस के पार्टी की टिकट पर ही जगदलपुर निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर आबकारी मंत्री के पद पर दायित्व भी संभाला। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे। उनकी बागवानी, खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष अभिरुचि थी। वे अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिक तथा समाज सेवी खो दिया है। मोहम्मद अकबर जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जितुराम बघेल जी का जन्म 1 सितंबर 1940 को ग्राम मूली, जिला बस्तर में हुआ था। वो कृषि स्नातक थे, लोकप्रिय थे और जनता की भलाई के लिए सदैव कार्य करते रहे थे। मैं सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको विदित हुआ कि जितुराम बघेल जी जिनका जन्म उस समय हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी शिक्षा दीक्षा वास्तविक में आज के समय में ये हम लोग के लिए कि उस समय भी कृषि स्नातक जिस प्रकार की उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, सामान्य परिवार में जन्म हुआ और उनकी जो अभिरुचि रही है समाज के सेवा में, कृषक परिवार में जन्म हुआ और उसके बाद में बकावंड से विधायक के रूप में पहली बार चुनकर के आए। फिर लगातार जगदलपुर से लगातार निर्वाचित होकर के आए। न केवल विधायक रहे बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश में उनको मंत्री के रूप में भी दायित्व निर्वहन का अवसर मिला और मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। ऐसे हमारे आदिवासी वनांचल प्रदेश से चुन करके आए हुए जिनकी रुचि रही है उस समाज के लिए, क्षेत्र के लिए और पूरे बस्तर के लिए जिन्होंने अपने योगदान विकास में दिया है, निश्चित रूप से आज हमारे बीच में नहीं रहना एक प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। धर्म जी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जितुराम बघेल जी बस्तर के बहुत बड़े नेता थे। अनेक पदों पर वो मध्य प्रदेश में भी थे, मंत्री थे और मुझे जब लखमा जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनसे मिलने और उनके संग प्रचार करने का अवसर मिला था। लखेश्वर बघेल जी भी साथ में थे। बहुत ही मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के वो धनी थे। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है, ये दिसंबर का महीना इतना मनहूस महीना साबित हो रहा है कि सदन में 5-6 दिन के सत्र में हमको 3 बार श्रद्धांजलि देना पड़ रहा है, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। एक बहुत बेहद लोकप्रिय नेता जो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा काम करते रहे, बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत हंसमुख व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति का चले जाना हम सब के लिए बहुत ही दुखदायी है और ये छत्तीसगढ़ की अपूर्णीय क्षति है। ये दिसंबर का महीना अभी 2-3 दिन और बाकी है अध्यक्ष महोदय। भगवान करे कि सब सुरक्षित निकल जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये दिसंबर के महीने में बहुत से लोग दिवंगत हो गए, बहुत से लोग बीमार पड़े हुए हैं। मैं जो बीमार हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और इस प्रकार की कोई घटना न घटे। और जितुराम जी बघेल के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दिवंगत आत्मा को वो शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दें। प्रेमसार सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितुराम जी बघेल बोल रहे। एक कृषक परिवार में जन्म लेते हुए भी और कृषि में स्नातक उस समय की जब पढ़ाई की
और उनका रुचि कृषि उद्यानिकी में बहुत उनको रहा है और बहुत ही हंसमुख व्यक्ति रहे। मध्य प्रदेश में हम लोग साथ में बैठा करते थे मंत्री के रूप में, और लगातार वो बस्तर के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सक्रिय रहे। आदिवासियों का उत्थान किस प्रकार से हो, हमेशा उस विषय में चर्चा करते रहे। बहुत ही हंसमुख और मिलनसार विधायक के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। उनका चेहरा दिख रहा है हम लोगों को। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धा अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके श्री चरणों में उनको स्थान दें और उनके परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। मोहन मरकाम जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितरूराम बघेल जी बस्तर के जाने माने आदिवासी नेता थे। हमेशा समाज के विकास के लिए हमेशा आगे आकर कुछ करने की उनमें ललक थी। मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करते थे। मध्य प्रदेश शासन में वे आबकारी मंत्री के तौर पर भी काम किया, और जब विधानसभा चुनाव होने थे तो घर में ही था, और जो बस्तर में जो कंदमूल होता था, जो शकरकंद कहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी अपने घर में थे। मीडिया के साथी वहां पहुंचे और उनसे पूछा, सब भोपाल और दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं टिकट के लिए, आप दिल्ली और भोपाल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कर्म पर विश्वास कर रहा हूं, अगर मैं क्षेत्र के लिए अगर अच्छा काम किया हूँगा तो हाई कमान मुझे टिकट देगी। तो उनका एक विराट व्यक्तित्व था, जो सोचते थे कि मैं अगर क्षेत्र के लिए कुछ किया है तो जरूर मुझे टिकट मिलेगी। ऐसे जो हमारे समाज के व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे और दुख की घड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात विराम करता हूँ। ओम शांति। संत नेताम जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय जितरूराम बघेल जी का निधन हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी है। आदरणीय बघेल साहब जो है एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभर कर आए। विधायक के रूप में उन्होंने एक बेहतर बस्तर को बनाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में मंत्री के पद में भी रहे हैं। काफी मिलनसार, हंसमुख, धनी व्यक्ति थे। आदरणीय बघेल जी में एक खासियत था, जब मैं पिछले बार उनसे मिला था तो उन्होंने कहा था कि आपको बस्तर की आवाज बन के उभर कर आना है, वहाँ के आदिवासियों का सेवा करना है। खासकर वो बस्तर के आदिवासी व्यक्तियों के प्रति काफ़ी गंभीर थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। उनके परिवार को दुख झेलने का शक्ति प्रदान हो, और साथ में मैं उनको अपनी ओर से और हमारे बस्तर वासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्री लखेश्वर बघेल जी। महोदय, जितूराम बघेल हमारे विधानसभा से, हमारे घर के नज़दीक से सजाती थे। उनके जाने से हमारे बस्तर ही नहीं, सब कांग्रेस जनों के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत दुख पहुंचा है, और इनके नेतृत्व से बस्तर जिला बहुत ही कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा था, और इनके द्वारा जाने से बहुत ही दुख पहुंचा है। इनका जन्म 1 सितंबर 1940 को जिला बस्तर के एक छोटे से गांव मूली में किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा बस्तर में और हायर सेकेंडरी जगदलपुर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। 1957-58 में भारत सेवक समाज में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति बुल्गानिया के भारत आगमन पर देश में हुए उनके स्वागत कार्यक्रम में बस्तर के लोक नृत्य में सम्मिलित हुए थे। वे एक पारंगत लोक नृत्य और बचपन से ही
खेल कूद में काफ़ी रुचि रखते थे। वो काफ़ी अच्छे धावक होने के साथ साथ वॉलीबॉल के भी एक पारंगत खिलाड़ी थे। 1962-63 में बकावंड के छोटे से गांव में उनकी स्नातक शिक्षा के बाद सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और 1971 तक उन्होंने शिक्षक पद पर कार्यरत रहे। 71 के बाद त्यागपत्र देकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर 1972 विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र बकावंड कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़कर विजयश्री प्राप्त किए थे। वे अपने विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 बार क्रमशः 72, 1985, 93, 98 में विधायक बनकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था तथा अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 1998 में दिग्विजय जी के मुख्यमंत्री काल में लगभग 1 वर्ष आबकारी मंत्री के रूप में अपने दायित्व का बखूबी निर्वाह किए थे। 1975-77 तक वे जिला युवक कांग्रेस के संयोजक भी रहे हैं और 77-78 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में तात्कालिक केंद्रीय सरकार के विरुद्ध हुए जेल भरो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी उन्होंने निभाया था। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में नवगठित कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों के हित में ध्यान में रखते हुए लिए गए निर्णय तथा किसानों की कर्ज माफी 2,500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी और गोटा नया योजना के काफ़ी कुछ थे। मुझे बताया गया कि इसके लिए स्वयं किसानों के चेता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी से भेंट कर आभार जताना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उन्हें जितरू दादा के नाम से बस्तर में पुकारते थे। सरलता स्वभाव से जुड़ी इस बात से अवगत चाहूँगा कि इतने वर्षों तक विधायक मंत्री रहते हुए किसी प्रकार की सभापति महोदय, किसी प्रकार मैं जीवन में पहली बार ऐसा कंडोलेंस देख रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। आप टेबल करवा दीजिए इसको अपने 20 साल के इतिहास में। जल्दी ये समझ में आता है संसदीय प्रक्रिया में। जल्दी करिएगा। तो इनके मृत्यु से बहुत ही बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को हुआ है। उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना। आदरणीय चंद्राकर जी उनके क्षेत्र के नेता हैं, वहीं से विधायक रहे हैं। आप हर बात को कम से कम ऐसे अवसर पे तो कम से कम साथ को नहीं होना चाहिए। हर चीज का इसे टीकापानी करने का आदत बन गई आपका। बघेल जी, मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन को 2 मिनट का मौन धारण करेगा।
ओम शांति शांति। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित। अब बेरा है प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर में फटाफट नजर दौड़ाए के तो देखाओ दनादन खबर के ठिकाना खबर हकन के। ई कॉमर्स के प्रयोग करके ऑनलाइन ठगी करैया ठग मन अब कोरोना ले बनावत है अवसर। कोरोना वैक्सीन बर रजिस्ट्रेशन के नाम में करे जात है ठगी। साइबर सेल कति ले बचाव बर निर्देश करे गई जारी। किसान मन के समर्थन रैली निकाल के विरोध प्रदर्शन करत हुए माकपा मनेश धिक्कार दिवस। मोमबत्ती जला के शहीद हुए किसान मन ला देही गई श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में शनिवार के नवा संक्रमित मन के संख्या बाढ़ के फेर हुई 1000 के पार। मिलिस 1045 नवा मरीज। एक दिन में 11 लोगन के हुई मौत। रायपुर के भनपुरी स्थित अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी भयंकर आगी। रतिहा आगी लगे ले करोड़ों के सामान जर के हुई खाक। धमतरी में धान खरीदी सहित कई मुद्दा में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे गए भाजपाई और कलेक्टर के बीच बनी तनातनी के माहौल। कलेक्टर के रवैया ले गुस्सियाए भाजपाई। राज्यपाल ने कलेक्टर की शिकायत के करीन बात। 1 जनवरी ले पूरा भारत में कर दे गए फास्ट ट्रैक ला अनिवार्य। एकर अभी ले देखे ला मिला थे नजारा। राजधानी न्यायधानी के बीच टोल प्लाजा में लगी 4 पहिया वाहन मन के लंबा लाइन। पत्नी द्वारा संजय बत्रा ऊपर लगाए गए अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध वाला आरोप में आइस नवा मोड़। संजय बत्रा द्वारा पहली पत्नी ऊपर धमकी और ब्लैकमेलिंग करके 2 करोड़ मांगे के दर्ज करा रही रिपोर्ट। सुकमा में 5 बड़का नक्सली मन ला करेगी गिरफ्तार। 5 नक्सली मन कासाराम आईडी ब्लास्ट के घटना में हुए रही शामिल। ब्लास्ट में डिप्टी रेंजर के हुए रही मौत। भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह। कांग्रेस सरकार ऊपर साजिश निशाना। कहीं लालू यादव के कार्यकाल में हो रही चारा के घोटाला, तब भूपेश के कार्यकाल में हुई गोबर घोटाला। प्रदेश के सब्बो वर्ग के बिजली उपभोक्ता मन के मीटर के हुई जांच। राज्य बने के 20 साल बाद छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी हा शुरू करे है जांच। थोक में बिजली चोरी के मामला आथे आघू। राजधानी रायपुर में ही 3 दर्जन मामला। शहीद वीर नारायण स्टेडियम चरामा में सांसद मोहन मंडावी करी क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ। चरामा में शहीद वीर नारायण स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के याद में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के करे जाते आयोजन। बिलासपुर पहुंचे खाद्य मंत्री करीन केंद्र सरकार ऊपर हमला। कहीं केंद्र अपनात है दादागिरी वाला रवैया। 26 दिन के बाद भी चाउर जमा करे बर नहीं जारी होते आदेश। पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बड़े भाई अशोक सिंह के हुई देहांत। कुछ समय ले तबियत चलत रही खराब। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चलत रही इलाज। कहे घर बैठे टीवी और स्मार्टफोन जीते के हमार मोबाइल ऐप न्यूज 36 ला गूगल प्ले स्टोर में जाके झट ले डाउनलोड करा और छत्तीसगढ़ी जनौला प्रतियोगिता में भाग लेके घर लावा टीवी और स्मार्टफोन। तो अब बेरा है छोटे से ब्रेक लेके ब्रेक के बाद फिर मिलबो। तब तक देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। मीठ बोली गुरतुर भाखा सुआ पंथी और नाचा फिल्म के सुघर सुघर गाना गीत संगीत के झमाझम ठिकाना आनी बानी के कलाकार सुन के मन में बजे झंकार गुरतुर बोलीला अर्पण छत्तीसगढ़ी संस्कृति के दर्पण कर्मा ददरिया के फुलझड़ी देखो गीत के गुड़ी
आपके अपन चैनल न्यूज 36 में जल्द ही। चला चूल्हा जलावो, ठेठी खुरमी पपची बनावो, चूल्ही आनी बानी के साग भाजी किस्म किस्म के खाई खजाना, दाई काकी भौजी और मामी सब सीख के बने बने बनाही, आनी बानी के रांधे व सीखा और जम्मो लोगन के हृदय जीता। देखो चूल्हा चौकी आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ के पबरित भुइयां जस गावत जहान है, वीर जनमैया बलिदानी भुइयां मोर छत्तीसगढ़ महान है। होवत बिहनिया सूरज के लाली नीत नवा अंजोर बगरावे, मटकत रुखवा पुरवैया माँ डोंगरी पहाड़ी शोभा बढ़ावे। जन जन के हृदय माँ मानवता मया की खदान है, मया पीरा बर खेच कटैया मनखे गुणवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। कलकल बुहावत महानदी संग पैरी सोंढूर की धारा, इंदिरा नाचे बस्तर घाटी माँ सुघर सजे चित्रकूट फुहारा। हीरा तो पाए इहा माटी माँ रतन गर्भा भुइया भगवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। सुआ पंथी ददरिया गूंजे सरगुजिहा कर्मा नाचा, मीत मितानी मया बंधना के सुघर इहा साचा। कला संस्कृति के धनी राज रंग रंग के विधान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। आप मन देखत हो आपके अपन चैनल न्यूज 36। रसोइया कार्यरत हैं और लॉकडाउन के बाद कितने रसोइयों को कार्य पर रखा गया है और कितने को निकाल दिया गया है। मैं इससे संबंधित माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आदिम जाति कल्याण विभाग में के अंतर्गत हमारे जिले में छात्रावासों में दैनिक वेतन भोगी के कर्मचारी के रूप में रसोइया और स्वीपर के लगभग 200 लोग कार्यरत थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनको कार्य से निकाल दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके जो रसोइया और स्वीपर हैं उनके ऊपर उनका पूरा परिवार आश्रित था, लेकिन लगभग 8 महीने हो गए इनको किसी तरह का कोई राशि उपलब्ध नहीं, जिनके कारण उनकी आर्थिक स्थिति पूरा खराब हो गई है। वो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि उन्हें खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार कहती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, छत्तीसगढ़ सरकार कहती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय की लॉकडाउन में वो हर कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग जो हमारे दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी है वो इनसे वंचित हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इन्हें राशि उपलब्ध हो जिनसे इनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके। और दूसरा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि आदिम जाति कल्याण विभाग में जो सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ लहरे करके एक हैं और बाबू के पद पर पदस्थ हैं एक कायस्थ करके, ये दोनों पूरे विभाग को पूरा बदनाम करके रखे हैं। हर काम में पैसों की मांग करते हैं और जो पैसे देते हैं वो उन्हीं का वो कार्य करते हैं और जो पैसे नहीं देते हैं उनका कार्य नहीं करते हैं। ये प्रश्न ही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित हैं। तो और ये उपाध्यक्ष महोदय अंतर जाति जो विवाह प्रोत्साहन राशि होती है उसमें पैसा खा रहे हैं सभी स्तर में, ये प्रश्न है, उसको मना करेंगे क्या पैसा खाना को? माननीय उपाध्यक्ष महोदय अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन जो राशि होती है उसमें भी ये लोग 40% 50% की मांग करते हैं। और यहाँ तक कि माननीय आप बैठिए चंद्राकर जी, आप बैठिए चंद्राकर जी, आप बैठिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो अनुसूचित जाति प्राधिकरण का जो निधि होती उसमें भी ये लोग सरपंच सचिवों से पैसे की मांग करते हैं और तब तक राशि जारी नहीं करते जब तक पैसों की उनकी ठीक है। आप प्रश्न करिए ना, क्या पूछ रहे हैं? यही तो सब प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ। आप लोग तो बैठे और दोनों माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि तत्काल उनको मेरे जिले से हटा दिया जाए और जो हमारे जो रसोइया जो कर्मचारी है उनको प्रोत्साहन राशि मतलब उनका जो राशि है जिनके कारण वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनको राशि प्रदान की जाए। अब इसी सदन में आप घोषणा कर दे, ऐसे मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न था संविदा कर्मचारियों का। तो संविदा कर्मचारी तो वहाँ पे कोई अभी वहाँ पे है नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जो दैनिक भोगी जो कर्मचारी हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में आश्रम और छात्रावास बंद है और जब काम की जब जरूरत पड़ती है तो उसमें दैनिक भोजन जो कर्मचारी उसमें कलेक्टर दर पे उसमें रखते हैं। क्योंकि अभी बंद है इसलिए अभी तो ये संभव नहीं है इसको रखा जाना। और बाकी जो भी शिकायतें उनकी हैं मैं उसकी जांच करा लूँगा क्या उसमें किस प्रकार से शिकायतें सबकी अलग अलग उसमें रहती है। आपके जो प्राधिकरण के तो उसके अलग अध्यक्ष रहते हैं उसके। तो कुल मिला के जो अभी जो कि लॉकडाउन है वो आपके कोविड के कारण बंद है आश्रम और छात्रावास, इसलिए वो जो भी उसमें रसोईया हो, चाहे पानी पिलाने वाला हो, चाहे भृत्य हो, उनकी अभी जो दैनिक वेतन में जो रखते हैं उसको अभी नहीं रखा गया। नाम लिया है कर्मचारियों को, पहली बार निर्वाचित सदस्य और पूरे सदन की जानकारी में आया है। आप अच्छी बात तो यह होगी कि आप कार्रवाई की घोषणा कीजिए। आप बैठिए। कुछ माननीय सदन के सामने उनकी एक एक बात को रखे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ कि इस सदन में आप घोषणा करें कि उनके ऊपर मतलब कार्य उनको हटाया जाए तत्काल वहाँ से, मेरे जिले से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संपूर्ण जो विधायक जी ने कहा उसकी जांच करा लूंगा और जांच करने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सकता है उसमें कार्रवाई करेंगे। चलो ठीक। विधायक की उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या? माननीय उपाध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण मामला है। एक अधिकारी के खिलाफ विधायक जो है विधानसभा में प्रश्न कर रही है और उसमें समुचित कार्रवाई नहीं हो रही। जांच कराने का आप आश्वासन दे रहे हैं, विधायक की उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या? विधायक की उपस्थिति में जांच करा लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सीधे सीधे बिना कुछ किए प्रश्न करना चाहता हूं कि ये माननीय मंत्री जी किन किन जिलों में कितने कितने उपाध्यक्ष जी ये सीधे सीधे बिना कुछ किए ये क्या होता है? मैं बताऊं कि इन विद्यामितारिणों के बीच में सीधे सीधे मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि पालथी मार करके बैठ करके चाय पी करके लड़िया करके उनसे उनकी आश्वासन देते थे। इसीलिए मैं उन बातों को न करके सीधे सीधे प्रश्न कर रहा था मंत्री जी। हाँ, चलिए बोलिए। कितने विद्यामितानीन हैं के रूप में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें कब से वेतन नहीं मिला? पहली बात तो यही कि कोई विद्यामितान अभी है ही नहीं। अरे वाह, तो शिक्षा तो उनको देने का कब से निर्धारित नहीं है? कब से नहीं, आपने कहा ना कि विद्यामितान कब से नहीं मिला? विद्यामितान तो है नहीं। विद्यामितान किस रूप में मिला? विद्यामितान तो अभी कोई है नहीं। उनको वेतन देने का कोई प्रश्न नहीं उठता, वो उपस्थित नहीं होता। अतिथि शिक्षक के रूप में होंगे? ये पूछे ना। अतिथि शिक्षक के रूप में होंगे। वो अतिथि आप यह भी परिभाषित कर लीजिए, अलग अलग प्रकार की परिभाषित कर लीजिए, लेकिन अतिथि शिक्षक के रूप में वो कार्यरत थे। ठीक है, उन्हें कितने दिनों से वेतन नहीं मिला? इसका उत्तर दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षक की एक व्यवस्था हमने की थी और जहां रिमोट एरिया में, शेड्यूल एरिया में, आदिवासी क्षेत्र में जहां पर वैकेंसी है तो वहां पर अतिथि शिक्षक के रूप में उनको नियुक्ति दी जानी थी वहां पर पढ़ाने के लिए। और ये एक शिक्षकीय व्यवस्था थी। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, किस किस जिले में बता रहे हैं? पहले भाई ट्राइबल क्षेत्र में बता रहे हैं। सीधे सीधे अपन बात कर रहे हैं ना माननीय उपाध्यक्ष महोदय के मान से। तो अतिथि शिक्षक की जो आप बैठे ना, अब बैठे। अतिथि शिक्षक की नियुक्ति शासन द्वारा नहीं की गई। ये एक व्यवस्था है, इसके तहत जो जहां पर रिमोट एरिया में व्याख्याताओं के पद रिक्त थे वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था वहां के शाला प्रबंधन और विकास समिति द्वारा की जानी थी। और उसके लिए जो वरीयता उसमें थी
कि कहाँ कहाँ उसको नियुक्त करना है। उसके लिए अलग अलग जिलों में जहाँ जहाँ वैकेंसी थी वहाँ पर उसको किया गया। और ये था कि जब ये पढ़ाएंगे ऑफलाइन वहाँ पे स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, उनके लिए अलग से पंजीयन की संधारित की जाएगी और शाला विकास समिति उसको सर्टिफाइड करेगा। उसके बाद उनको जो वेतन जो भी उसके मानदेय था वो उसमें दिया जाएगा। और इनकी संख्या उस समय लगभग 2220 की थी। उसमें सभी जिलों के हैं, सभी जिलों में क्या मतलब कुल इसमें 2220 की इनकी संख्या थी। चूँकि अभी लॉकडाउन के समय में स्कूल सभी बंद हैं। जब स्कूल बंद हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं पूरी बात सुनिए ना। जब स्कूल बंद है, मार्च से स्कूल बंद है और बंद है तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है ऑफलाइन। इस कारण से उनको वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा उसको नहीं दी जा रही है। अजय चंद्रा मानिए चल ले आप 3 क्वेश्चन कर चुके हैं ना। अजय चंद्राकर जी को पहले दीजिए, नहीं तुमके पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ वो इसीलिए उनको अपनी बात ना कहें तो जी। स्कूल शिक्षा और हाई स्कूल शिक्षा पर मेरा एक और उच्च शिक्षा पर 139 था, जिसको आसंदी ने कहा था अगले सत्र में लेंगे। आगे जब प्रश्नों को सुनेंगे तो देखेंगे कि प्रदेश में स्थिति कितनी खराब है। चलिए बोलिए, आप सुनेंगे वो स्थिति सीतापुर में भी है। प्रश्न करिए। देखिए, आप जो स्कूलों की स्थिति खराब के बारे में बोल रहे हैं, आप ही के समय में याद करिए, मैं स्कूल नहीं बोला, 3000 स्कूल आपने बंद कर दिया था। चक्कर है ये वही सरकार के मंत्री जी आप बैठे जिनके समय 3000 स्कूल प्रदेश से बंद कर दिया गए थे। उपाध्यक्ष जी बैठे मंत्री जी। हाँ बोलिए। अरे यार शर्मा जी आप लोग खुद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने उत्तर दिया मैं उसी में 2 प्रश्न एक साथ कर देता। चलिए एक ही क्वेश्चन करेंगे। कानूनों की व्यवस्था होने तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने का आदेश जारी किया गया है। माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनेंगे तो उन्होंने कहा शासन के द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऑफलाइन स्कूल चलेगी, उस समय जितना पढ़ाएंगे उसका हम देंगे। फिर शाला विकास समिति उसको प्रमाणित करेगी, तब वेतन दिया जाएगा। इनका प्रश्न जो था कौन कौन से जिले में कैसे कैसे इसको नियुक्त किया जाएगा, जो उत्तर दिया। मेरा इसमें प्रश्न यह है कि व्यवस्था होने तक कार्य आदेश जारी किया है, तो कार्य आदेश किसने कब जारी किया, एक कितने शिक्षकों का जारी किया और अब तक उनको कितने अवधि का कितना वेतन प्राप्त है और कितना वेतन प्राप्त नहीं है। एक बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा यह है इसी में कि 14,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। 14,580 किन किन पदों पर, सहायक शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, किन पदों पर नियुक्ति की जा रही है और यह प्रक्रिया कहां पर है और कब तक नियुक्ति आदेश होगा। मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षक एक अंतरिम व्यवस्था है। मैं आपसे पूरा भूमिका जब मानते हैं नहीं सुन ले, मैं एकदम पॉइंट बता रहा हूँ। अध्यक्ष जी प्रश्न इतना विस्तृत किए हैं तो पूरा उत्तर सुन लीजिए आप। जितना पेज है वो पूरा पढ़ के बताएंगे तब मिलेगा आपको उत्तर। पूरा पढ़ना भैया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतिम व्यवस्था है। किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति पदस्थापना आदेश जारी नहीं किए जाएंगे और चयनित होने पर के उपरांत वो जहाँ पर स्कूल होगा वहाँ। और इसके आदेश जो जारी हुए हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आदेश 24/6/2019 को जारी किए गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो पूरा सुनेंगे तब ना। पूरा आप सुनते नहीं है, बीच में ही खड़े हो बताइए। और डॉक्टर साहब इतना पढ़िए कि सबके सब व्यवस्था देते हैं भाई, सबके सब। नहीं सुनिए, उधर आ जाओ ना, इस्तीफा देते। नहीं सर सुनिए, तो आप हर बात पे खड़े होते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप भाई पूरा उत्तर दे रहे हैं, सुनिएगा तब ना। चलिए मंत्री जी। डॉक्टर साहब पूरा पढ़िए जब तक वो बेहोश ना हो जाए। बोलिए, वो दूसरा मंत्री बोल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि ये आदेश जारी हुए थे 24/6/2019 को
और इसमें अलग सभी जिलों में है। और इसकी ये था कि जब तक नए नियुक्ति नहीं की जाएंगी तब तक ये लोग अपने वहाँ को काम करेंगे। और आपने ये प्रश्न पूछा कि जो भर्ती जो हो रही है 14,580 के कितने कहाँ भर्ती हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें व्याख्यातक के जो पदस्थापना भर्ती जो हो रही है इसमें वो 3,177, शिक्षक 5,441, सहायक शिक्षक 4,000, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 456, सहायक शिक्षक 306, सहायक शिक्षक विज्ञान 1,200। इस प्रकार से 14,580 नियमित शिक्षक। आपके समय तो सब कर्मी थे, अब कोई कर्मी हमारे यहाँ नहीं है। हम जब भर्ती कर रहे हैं नियमित भर्ती कर रहे हैं। आप लोग तो केवल काम टालने के लिए करते थे। शिवरतन शर्मा जी, कभी भर्ती नहीं हुई। आप उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय आपके द्वारा 2 क्वेश्चन किया गया है, दोनों एक आग्रह संयुक्त रूप से 2 क्वेश्चन किया गया है। आपसे आग्रह कर रहा हूँ, चलिए आपको अनुमति देनी होगी, दीजिएगा। आपके बाकी लोग के नहीं, प्रश्न पे ध्यान रखा जाए। देखिए बाकी लोगों के प्रश्नों पे भी ध्यान रखा जाए। देखिए, सबसे दुखद बात तो यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री के निर्देश पर माननीय इधर के लोग व्यवस्था देते हैं, आसंदी व्यवस्था नहीं देती, हम लोगों के इधर के लोग व्यवस्था देते हैं। ये दुखद बात है इस सदन में। दूसरी बात, उससे भी दुखद बात यह है कि संवेदना करते समय भी टोका टोकरी करना बहुत ही सदन का गलत। आप मेरी निंदा कर लीजिए, उसमें आप तो स्वतंत्र है। चलिए करिए। मैं ये बोल रहा हूँ, आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रश्न में जो उत्तर आए हैं उसको पढ़ लीजिए। आपसे आग्रह कर रहा हूँ, असंदिग्ध पढ़ती है उत्तर को, कई बार हमने देखा है। नहीं, आपके द्वारा ये कहा गया व्यवस्थक होने तक अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया। मैंने ये पूछा है कि व्यवस्था तो अभी हुई नहीं है। ऑफलाइन आपने उल्लेख किया, ऑफलाइन जिस दिन से नियुक्ति हुई ऑफलाइन क्लासेस में कितना पैसा उनको देना था उन अतिथि शिक्षकों को, या नाम जो भी रखा हो, कितना पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया उनको, और कौन कौन से जिले का नाम तो अब तक नहीं बताए। एक दूसरा, मैंने संख्या नहीं पूछी थी, मेरे समय में क्या था ये नहीं पूछा मैंने, ये राजनीतिक उत्तर से मतलब नहीं। मैंने ये पूछा कि 14,500 के 2 साल हो गया विज्ञापन में, उसकी तनख्वाह ज्यादा खर्च हो गया है अब तक, इतने शिक्षकों की भर्ती हो रही करके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये शिक्षक भर्ती रुकी कहां पर है और कब तक उसका नियुक्ति आदेश जारी होगा, ये पूछा हूँ मैं। संख्या नहीं पूछा हूँ, संख्या तो इसमें है। विज्ञापन कब कर रहे हैं, कब तक होगा, कब तक नियुक्ति होगी बता दीजिएगा। विज्ञापन कब तक? नहीं, माननीय उपाध्यक्ष ने संख्या पूछा था आपने, कितनी भर्ती हो रही, नहीं, आपने कहा था किन पदों पर कितनी भर्ती हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी हर बार प्रश्न बदल देते हैं, पूछते कुछ और है, उत्तर आता है तो प्रश्न अगले बार बोलते मैंने ये पूछा था। माननीय एक मिनट बैठे नहीं बैठे। शिवरतन जी, आपको मैं दूंगा अवसर, आप बैठे तो नहीं हर मंत्री उसकी व्यवस्था देने का। ये बताइए मंत्री जी, उन्होंने संख्या आप बैठे तो बैठे, कितना संख्या का। भगत जी आप बैठे भगत जी बैठे, आप बैठे भगत जी आप बैठे, भगत जी आप बैठे, चंद्राकर जी आप बैठे। मंत्री जी, एक तो इसको विलोपित किया मंत्री है, आप बैठे। शिवरतन शर्मा जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, इस प्रश्न को नहीं पूछना है, बोल दीजिए नहीं पूछेंगे। माननीय सभापति महोदय, क्यों नहीं पूछेंगे? बृहस्पति जी नहीं पूछेंगे, आप व्यवस्था दे दीजिए, इस प्रश्न को नहीं पूछना है करके नहीं पूछेंगे। व्यवस्था ये है कि आपने कहाँ नियुक्ति, कितना, कौन से पद में नियुक्ति किए हैं और कितने पद, ये पूछे हैं आप। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अपने प्रश्न में कहा, उत्तर में कहा कि प्रदेश में 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है, नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। मुझे मंत्री जी ये बता दें कि 14,580 पदों की भर्ती के लिए सबसे पहले विज्ञापन कब निकला, कब इनका वेरिफिकेशन कराया गया, और वेरिफिकेशन कराने के बाद
इनका नियुक्ति आदेश जारी क्यों नहीं किया गया, विलंब के कारण क्या है, ये स्पष्ट कर दे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 14,580 जो भर्ती करनी थी शिक्षकों की, नियमित शिक्षकों की, और उसका विज्ञापन जारी किया था 9 मार्च 2019 को, और उसके बाद उनके जो परीक्षा हुए व्याख्याता के 14/7/2019, उनके परीक्षा परिणाम आए 1/10/2019 को। उसके बाद निरंतर उसकी जो सत्यापन जो होता है उसके बारे में यहाँ निरंतर कार्रवाई होती रही। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आप उत्तर सुनिए। आप उत्तर तो सुन लीजिए पहले। आपने विज्ञापन निकला, माननीय मंत्री जी को उत्तर पढ़ लीजिए फिर पूछ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उत्तर दें। आप विस्पति सिंह जी, विस्पति सिंह जी आप बैठिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न ये किया कि जो 14,580 शिक्षकों की जो नियमित नियुक्ति हो रही है उनकी विज्ञापन कब जारी हुआ था, ये पूछा था आपने। मैंने उसको बता दिया कि दिनांक 9 मार्च 2019 को इसका विज्ञापन निकला था। उसके बाद फार्म उसमें भरे गए, उसके बाद उसकी परीक्षा आयोजित की गई, परीक्षा के परिणाम आए, उसके बाद जो सत्यापन की जो कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई थी, और सभी लोगों को यहाँ बुलाना था। सुन लीजिए, सभी लोग को यहाँ पे बुलाना था, और उसी समय एक आपके कोविड-19 आ गया, तो इस कारण से हम उसको जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन निश्चित है कि हम सभी का आपके जो जितने आए हैं उनका सत्यापन करेंगे और इनकी जितना जल्दी हो सकता है उनकी नियमित उसकी नियुक्ति उसकी की जाएगी। मोहन मरकाम जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, 1/10/2019 को इसका रिजल्ट आ गया, एक बार वेरिफिकेशन हो चुका, और वेरिफिकेशन के पश्चात ये 14,580 पदों पे भर्ती नहीं दी जा रही। उपाध्यक्ष सरकार जानबूझ करके भर्ती प्रक्रिया को लेट कर रही है, और एक तरफ ये कहते हैं कि आपके समय शिक्षक भर्ती नहीं किए जाते थे, हम शिक्षक भर्ती कर रहे हैं। चलिए मोहन जानबूझ के इसको रोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पिछले सत्र में मैंने प्रश्न लगाया था, आसंदी के द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि जिनको निकाले गए हैं उनको रखने का भी, परीक्षण कराने का, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको नियमित वेतन मिले। लगभग 65 दिन से विद्यामितान अतिथि शिक्षक धरना में बैठे हुए हैं। सरकार में आने के पहले आप लोगों ने उनको लिख करके दिया है कि हम उसको रेगुलर करेंगे, अब वो रेगुलर की मांग कर रहे हैं, और उसके पहले इन्होंने उनका तनख्वाह बंद कर दिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिनको आपने नियुक्त किया, जब तक की व्यवस्था उसकी न हो जाए, नियुक्ति न हो जाए, ऐसे लोगों का तनख्वाह नहीं मिला है, और जिनको आप निकाले हैं उनको नौकरी में रखेंगे और उनका तनख्वाह कब तक जारी करेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि 14,000 लोगों के सत्यापन एक बार हो चुका है। पिछले बार अपने मांगों के लिए जब धरना प्रदर्शन किए तो इनके द्वारा लाठी चार्ज कराया गया, और लाठी चार्ज कराने के बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह के बाद में यह आदेश जारी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जारी नहीं हुआ। तो उनका आदेश कब तक जारी हो जाएगा, और उनका तनख्वाह कब तक दिया जाएगा, और उनको जब तक रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति ना हो और उनको संधारण करने की बात थी कि उनको भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये आप बताएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही कहा था कि अतिथि शिक्षकों की जो एक अंतरिम व्यवस्था है उसमें कि जहाँ जगह जगह खाली है व्याख्याता के रिमोट एरिया में, वहाँ पर जब तक नए नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाती तब तक वहाँ पे काम करेंगे। इस बीच में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरोना आ गया, और कोरोना के समय में पूरे स्कूल हमारे जो बंद हैं और ऑफलाइन स्कूल वहाँ पे संचालित नहीं है, उसमें नियम में यही था कि जब वहाँ पढ़ाएंगे उनके लिए अलग से उनकी रजिस्टर होगा, संधारित होगा, वहाँ शाला विकास समिति वहाँ पे उसको चेक करेगा, वहाँ पर उसमें उसकी अटेंडेंस दी जाएगी, और उनको जो भी मानदेय होता है 18,000 प्रति महीने के हिसाब से वो दिया जाएगा। वैसे उसमें आदेश था, लेकिन जब उनकी जब भर्ती नियमित होगी तब ये इनकी सेवाएं अपने आप समाप्त हो जाएगी, ऐसे उसमें निर्देश दिया गया। तनख्वाह देंगे कि नहीं देंगे उनको? नहीं,
माननीय उपाध्यक्ष महोदय खुद ये एक बार सत्यापन हो गया, दूसरे बार सत्यापन हो गया। मंत्री जी से केवल इतना पूछ रहे हैं कि आप तारीख बता दीजिए कि उनका आदेश कब जारी होगा, एक समय सीमा बता दे। तेरा शासन मेरा शासन किनारा है। मैं समझ रहा हूँ आप मात्रा में उत्तर आ चुकी है। मोहन मरकाम जी, अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष आदेश नहीं दे रहे हैं। बताने को तैयार नहीं, विद्या विधान देख रहे हैं, उनको तनख्वाह देख रहे हैं, 14,000 देख रहे हैं, जवाब नहीं करेंगे और मंत्री जी के उत्तर नहीं आने से हम बहिर्गमन करते हैं। मोहन मरकाम जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। मंडल संयोजक के पद पर चयन हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न किया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में विरोधाभास है। क्रमांक 802 में अलग है, 803 मेरे ही प्रश्न थे उपाध्यक्ष महोदय, दोनों में अंतर है। मैं प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा था कि मंडल संयोजक के विभागीय भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या नियम निर्देशन प्रचलन में थे तथा क्या नियमों में संशोधन किया गया था। माननीय मंत्री जी का द्वारा उत्तर में अनुसार भर्ती नियम 2011 के प्रचलन में थे तथा नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। जबकि उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ही मेरे आज के ही एक अन्य प्रश्न क्रमांक 803 में यह माना है कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा तृतीय अभिलिपि के वर्गीय भर्ती नियम 2011 में छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण के प्रकाशित अधिसूचना 22 सितंबर 2018 द्वारा शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, दोनों उत्तर में क्या सही है। माननीय मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंडल संयोजक की जो पदोन्नति के लिए जो आदेश पहले जो जारी हुआ था, ये भर्ती नियम 2011, उसमें स्नातक या समकक्ष उन अभ्यर्थियों को अधिमान किया जाएगा जिनके पास मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य स्नातक की डिग्री और की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उसमें 2012 में 22 सितंबर 2018 में इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया, उसमें जो इनकी जो भर्ती, इसमें जो भर्ती नियम जो होना था, उसमें भी वही था, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के स्नातक की उपाधि, मानव विज्ञान, सामाजिक कार्य स्नातकोत्तर उपाधि के संपर्क धारक को, अभ्यर्थियों को प्राथमिकता उसमें दी जाएगी। ये पूर्व परीक्षा में भी इसी प्रकार था और अभी भी जो इसमें जो किया गया है वो भी उसमें प्रायश्चित था, इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो विषय है उसमें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 22 सितंबर 2018 द्वारा मंडल संयोजक के विभागीय भर्ती हेतु शैक्षणिक अर्हता में क्या संशोधन किया गया और शैक्षणिक अर्हता में क्या आधार क्या था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक अर्हता में मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक स्नातक को वांछित किया गया है। माननीय सभापति उपाध्यक्ष महोदय,
छत्तीसगढ़ में भी अन्य विषयों में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो दूसरे लोगों को सीधा सीधा उसमें हक मारा जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन विषयों में छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध ही नहीं है। वहीं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ड व लिपिकी के पद पर कार्यरत अधिकांश कर्मचारी विभिन्न विषयों में स्नातक की उपाधि सहित उस शैक्षणिक योग्यता यथा बी.टेक रखते हैं, तो उन्हें परीक्षा से वंचित किए जाने का क्या औचित्य है? मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वर्तमान में मंडल संयोजक के विभागीय भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें स्नातक स्तर के योग्यता रखने वाले 451 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, किंतु शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता के कारण लगभग 75% अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अगर ये 451 जो आवेदन किए हैं उनके साथ अगर न्याय हो, कंपटीशन हो, ताकि बाकी लोग भी उसमें क्वालिफाई करें, जिसका होना नहीं होना तो बात का है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको भी मतलब परीक्षा में बैठने की पात्रता दी जाए, ये मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडल संयोजक जो हमारा होता है वो उसका विभागीय कामों में उसकी जो दायित्व रहते हैं, पर्यवेक्षण करने का, योजनाओं को संचालित करने का, तो विभाग द्वारा जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो कल्याण की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके मनोभाव और आकलन के लिए, सबका आकलन करने के लिए मानव विज्ञान और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की योग्यता रखना आवश्यक है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संयोजक का जो कार्य हो गया अब रह गया है, क्योंकि स्कूल जो पहले ट्राइबल में भी स्कूल थे वो सभी शिक्षा विभाग में उसमें आ गए हैं, तो संयोजक का तात्पर्य समाज के साथ समन्वय बनाकर विकास करना है, और इसके लिए मानव विज्ञान और समाजशास्त्र का जो होना अनिवार्य है। और पूर्व में भी जितने भर्ती हुए हैं उसमें इसमें क्योंकि प्राथमिकता था उसमें, अब उसको अनिवार्य कर दिया गया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और अभी जो प्रचलन में है वो पदोन्नति पर होगा। अभी पदोन्नति जो आपके अधीक्षक हैं जो 10 श्रेणी के और लिपिक जिनका कार्यकाल 5 वर्ष उसमें पूरा कर लिया गया है, ऐसे लोग को उसमें शामिल किया गया है, और वो भी इस जो इसके समकक्ष जो डिग्रीधारी होंगे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के, उनको ही लिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 451 ने विभागीय कर्मचारियों ने आवेदन किया था, तो उनके साथ भी न्याय हो, मेरा ये निवेदन है। मैं माननीय मंत्री जी से मंडल संयोजक हेतु पूर्व में प्रचलित शैक्षणिक योग्यता को यथावत रखने के लिए नियमों में संशोधन होने तक 4827 दिनांक 16/10/20 को विज्ञप्ति विभागीय परीक्षा स्थगित हेतु आश्वासन देना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी, सभी का आपका ख्याल रहे। मैं आपसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये नियमों में परिवर्तन हो गया है। 22 सितंबर 18 को तो उसमें हो गया है, उसमें और उसी आधार पर चल रहा है, उसमें अलग से उसमें करने की आवश्यकता उसमें नहीं समझता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में बहुत गंभीर एक बात ये है कि आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट में जितने थे लोग, उनको शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया, और जो ट्राइबल के जो लोग थे, अब वो शिक्षा विभाग में जाने के कारण उनको ये मंडल संयोजक की परीक्षा में शामिल से वंचित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि मूल पदस्थापना उनका ट्राइबल था, आपने उसको शिक्षा विभाग में दे दिया। अब शिक्षा विभाग में जाने के बाद उनको ट्राइबल विभाग में सम्मिलित भी नहीं होने दे रहे, तो उनको सम्मिलित होने की अनुमति दिया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध था माननीय मंत्री। उसमें बहुत अन्याय हो रहा है माननीय मंत्री, बैठे आप लोग बैठे। मंत्री जी, गंभीर त्रुटि हुई है माननीय, आप बैठे, मैं पूछ रहा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, जो मरकाम जी हम सर मूल पदस्थापना ट्राइबल है, मैं पूछ रहा हूँ मंत्री जी। शिक्षा विभाग में कर दिया, आप शिक्षा विभाग में करने के बाद आप बैठे तो उत्तर चाहिए। मैं अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि मंडल संयोजक जो है, अब उसका दायित्व केवल जो विभागीय योजनाओं को संचालित करना है उसमें, और क्योंकि सब लोगों से उसका मेल मिलाप करना रहता है। शिवरतन शर्मा जी, ट्राइबल विभाग में हम थे, आपने मुझे एजुकेशन भेज दिया, और जब ट्राइबल डिपार्टमेंट में मंडल से जाकर भर्ती हो रहा है, उसको भी अनुमति दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है, आप अनुमति दे दें
बाकी होना नहीं होना आपने मुझे जिसके किस्मत में भी होगा वो आपकी अनुमति मिलना चाहिए जो ट्राइबल विभाग से एजुकेशन में आए। बस मेरा माननीय उपाध्यक्ष जी, और हमको परीक्षा भी देने की अनुमति आप नहीं दे रहे। परीक्षा देने से भी वंचित आप कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर त्रुटि है माननीय उपाध्यक्ष। बैठे आप लोग बैठे। उपाध्यक्ष महोदय इसकी जवाब आना चाहिए। उपाध्यक्ष ये एक मंत्री जी नहीं, बहुत गंभीर बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उपाध्यक्ष महोदय, ये चूंकि नियमों में पहले जो 11 में था, भर्ती नियम 11 में था, उसमें भी वो आपके जो विषय उसमें आए हैं वही विषय इसमें भी जो 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें शर्मा जी व्यवस्था नहीं रही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप शिक्षक की व्यवस्था नहीं रही। आप केवल उपाध्यक्ष महोदय बात नहीं, मंत्री जी बात को नहीं समझ पा रहे। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बात को नहीं समझ पा रहे। टाइम पास करने वाली बात है। आपके बात समझाइए। आप लोग सभी मिलकर मंत्री जी से बात करेंगे। सर सुन लीजिए, मेरा प्रश्न इस बात माननीय उपाध्यक्ष जी, समय समाप्त करने की प्रक्रिया है। नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रश्न न कर पाए, ट्राइबल वाले का उल्लंघन हो रहा है। ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोगों बृहस्पति सिंह जी आप बैठे ना, बैठे। और शिक्षा विभाग में जाने के बाद उसको परीक्षा आप बैठे आप बैठे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीसीसी जब चेयरमैन बोल रहे हैं तो मंत्री को एक लाइन में बोल देना चाहिए। 5 मिनट खराब कर दिए उसको। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बार में बोल में अपने अध्यक्ष का कहना मान लीजिए आप। सर, हजारों लोग का लाइव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अध्यक्ष का कहना मान लीजिए ना। 2 मिनट 5 मिनट के सवाल नहीं नेताजी, हजारों लोगों के लाइव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको आप अनुमति नहीं दे रहे परीक्षा देने का। हजारों लोग के लाइव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने डायवर्सन के लिए लिखा है कि खसरा, नक्शा, लेआउट आदि दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि 13 दिसंबर 2013 को एक परिपत्र जारी किया है राजस्व विभाग ने। उस परिपत्र में बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि यदि कृषि भूमि विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में है और कोई व्यक्ति ऐसे भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए व्यापर्तन करना चाहता है तो ऐसे व्यापर्तन हेतु केवल इस आशय की लिखित सूचना देना भर पर्याप्त होगा। पृथक से कोई दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं ये राजस्व विभाग का प्रतिपत्र है। वहीं कलेक्टर महासमुंद ने 2015 में एक पत्र जारी किया है जिसमें डायवर्सन के लिए जो दस्तावेज मांगे गए हैं उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है 20 बिंदुओं की जानकारी आवश्यक को उपलब्ध कराने हेतु कही गई है, यह ठीक नहीं है। मैं माननीय सभापति जी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या डायवर्सन के लिए ये पत्र जो जारी किए गए इसको आधार माना जाएगा कि इसके अतिरिक्त और कोई परिपत्र शासन ने जारी किया, जरा बता दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डायवर्सन के लिए जो पहले पिछली सरकार में जो व्यवस्था थी, हमारी सरकार जब से कांग्रेस की बनी है हम लोगों ने व्यवस्था में परिवर्तन किया और उसमें सरलीकरण किया गया है। आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पहले मंत्रालय तक डायवर्सन के केस आते थे जो भू राजस्व संहिता 1959 की धारा। माननीय मंत्री जी, समय कम है, आप खाली मुझे ये बता दीजिए मैंने जिन पत्रों का उल्लेख किया है जी, इसके बाद कोई अलग परिपत्र जारी किया है कि आपने डायवर्सन के लिए? अगर परिपत्र जारी किया है तो हमको उपलब्ध करा दीजिए। हमने हमारी सरकार आने के बाद जो व्यवस्था दी गई है उसमें डायवर्सन को सरल किया गया है। जो एसडीएम को पहले अधिकार होता था वो एसडीएम को ही अधिकार वापस दिया गया है। कलेक्टर और आपके मंत्रालय आने की आवश्यकता नहीं है। अब बेरा है प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर में फटाफट नजर दौड़ाए के तो देखा दनादन खबर के ठिकाना खबर हकन के।